सर एक प्रॉब्लम आ रहा है आपके तरफ पीपीटी भेज दें क्या? वो एरर मैं शेयर दिखा रहा है करूँ? पीपीटी। हाँ जी, आपको भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, आप जी। आप एंकरिंग स्टार्ट कीजिए, फिर लेक्चर हाँ हाँ स्टार्ट हाँ, कर मैं रहा हूँ, एंकरिंग मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी जी। जी। तो जैसा मैं आपको बोल दूंगी शेयर कर दूंगी। एक मिनट सर, शेयर कर दूंगी। जी ये मेरे पास आ गया है पीपीटी, आप स्टार्ट कर जी लीजिए। जी 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 सर, स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी का हम घनेश्वरी साहू रॉयल कॉलेज की तरफ से और आप सभी को नमस्कार करते हैं। कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण दुबे सर जी, वाइस प्रिंसिपल मैम आभा दुबे मैम जी, यहाँ के रॉयल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, आप सभी का स्वागत है। तथा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त सहायक प्राध्यापक तथा जुड़े हुए समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में के आज के जो टॉपिक है उसमें जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रागिनी सरचारे मैम आज अपना वक्तव्य देंगी। उनका मुख्य टॉपिक रहेगा, एक मिनट बता देते हैं। मैम का मुख्य टॉपिक रहेगा वैश्विक मुद्दों पर विद्यार्थियों का संवेदीकरण। इस विषय पर मैडम अपना कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहती हैं। इससे मैडम के द्वारा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। तो डॉक्टर रागिनी सरजारे मैम को इनवाइट करते हैं कि अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, अपना व्याख्यान चालू करेंगे। डॉक्टर रागिनी सरजारे मैम, वेलकम मैम। हाँ, चलो करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा आज टॉपिक है वैश्विक मुद्दों पर विद्यार्थियों का संवेदीकरण। ये बंद हो गए। वैश्विक मुद्दों पर संवेदीकरण, तो आज हम ये देखते हैं कि संवेदीकरण क्या होता है। संवेदीकरण शब्द संवेदना से बना है और जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और ज्ञान को संवेदना कहते हैं, इसमें आपकी संवेदनी संवेदीकरण शब्द संवेदना से बना है और ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को संवेदना कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों में आपके आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की संवेदना प्राप्त होती है। संवेदना में अनुभूति और समानुभूति दोनों होती है। संवेदना एक प्रकार की अनुभूति होती है जिससे हम दूसरों के सुख को देखकर सुख का अनुभव करते हैं और दुख को देखकर दुख का अनुभव करते हैं। संवेदना शब्द से संवेदीकरण, संवेदनशीलता शब्द बना हुआ है। हम एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि संवेदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान इंद्रियों के श्रवण, दृष्टि एवं अन्य उद्दीपक की पहचान करके हम उसकी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम इसके आगे हम देखते हैं कि जो है संवेदीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समूह, समाज की विशेष मुद्दे, समस्याएं, परिस्थितियों को जागरूक करते हैं और सचेत और संवेदनशील बनाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल में ये देख रहे थे कि पिक्चर है, यहाँ पे आपने देखा होगा दो जने जो बैलेंस इसमें खड़े हुए हैं, एक फीमेल है और एक है जो मेल है। आपने देखा कि समाज में ये दोनों को
गॉड ने तो इक्वल राइट दे के रखा, लेकिन जो समाज है हमें इन दोनों का इक्वल राइट नहीं देता है। अब देखते हैं कि जो जो मेल है इनको सारे अधिकार मिले और वो अपना प्रोग्रेस एकदम फास्ट गति से करते जा रहे हैं, लेकिन जो फीमेल है उनके जेंडर होने के कारण उनको बहुत सारी चीजों से वंचित होना पड़ता है, समाज में बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक हम ग्रामीण लेडीज को लेके देखते हैं, अगर वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेगी। तो हमें इस बात में संवेदना दिखानी चाहिए और सरकार के द्वारा हमने बहुत सारे कदम उठाए जिससे कि वो खुद पढ़े लिखे और अपने परिवार को भी सक्षम बनाए। जैसे कि हम देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन जो हम चला रहे हैं, लाडली योजना चला रहे हैं, है ना। हम ऐसे इस प्रकार से हम बहुत सारी योजना चलाते हैं जिससे कि वो समाज में अपने आप को अपना प्रोग्रेस कर सके। फिर हम देखते हैं इसके आगे कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी नहीं देना बल्कि ये भी देखना है कि लोगों के दृष्टिकोण, उनके व्यवहार और सोच में सकारात्मक हम परिवर्तन लाए। संवेदीकरण व्यक्ति या समाज उस विषय महत्व को समझकर उसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस सेकंड स्लाइड में देख रहे हैं कि कुछ लोग पौधे लगा रहे हैं। पौधे क्यों लगा रहे हैं? पौधे इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, क्योंकि आप देखते हैं कि हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ऑक्सीजन क्या करता है उस कम करने में मदद करता है। हर व्यक्ति का एक हर एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए लाइफ में। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि एक पौधा लगाना है तो डेफिनेटली हमारी जो हमारी जंगलों की कटाई हो रही है हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं। एक मिनट, हाँ आगे आगे हम स्लाइड में देखते हैं कि जो है पर्यावरण संरक्षण या इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन है जिसे कहते हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग जैसे हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हमारे जो प्रदूषण हो रहा है जिसमें हम लोग प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करते हैं, तो हम प्लास्टिक चीजों का उपयोग न करके हम कितना ये संवेदनशील मामला है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारा जो है जलवायु परिवर्तन होगा। इसको हम कम करने के लिए हम जो प्लास्टिक के बैग की जगह कॉटन के बैग का प्रयोग करें, से नो टू प्लास्टिक अभियान चलाएं। और फिर एक सेकंड में हम देखते हैं कि सुरक्षा में हम अपना हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट। देखिए स्लाइड में दिखा गया है कि जो पुलिस है या स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं संवेदीकरण कार्यक्रम चलाते हैं और आयोजित करते हैं नए पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता कराते हैं जिससे कि लोग जागरूक हो और सुरक्षित यात्रा कर सके। चेंज स्लाइड चेंज। हम देखते हैं कि छात्रों में संवेदीकरण की विशेषताएं। पहले हम देखते हैं कि जागरूकता हम संवेदीकरण हमारे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम छात्रों को सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति सचेत और जानकारी देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दे हमारे पास बहुत सारे समाज में, जैसे आप देखते हैं रूढ़िवादी सोच चल रही है, लिंग भेद चल रहे हैं, जाति है, क्षेत्रीय समस्याएं है, आप आर्थिक समस्याएं है। तो इन समस्या के प्रति हम छात्रों को जागरूक करते हैं, जबकि इन समस्याओं के प्रति अगर जब तक जागरूक नहीं होंगे हमारे देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। वैसे हमारी शैक्षिक समस्या है, हम छात्रों को संवेदीकरण प्रक्रिया के माध्यम से बताते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर हम कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है, तो हम शिक्षा के प्रति उनको अवेयर करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि शहरों में या गांव में या जो बस्तियां होती है वहां पे हम जाते हैं, शिक्षा के बारे में उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा के बिना आपका जीवन अधूरा है। अगर आप
पैसा सब कुछ भी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं कि कोई हमें हमारे साथ कोई गलत काम नहीं हो सकता है। शिक्षा ही आ, 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 आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करता है। फिर पर्यावरण मुद्दे हैं हमारे पास बहुत है, जैसे है जल संकट है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, परमाणु युद्ध, ये सारे जो हमारे पर्यावरण मुद्दे हैं जिसके प्रति हम छात्रों को सचेत करते हैं। फिर दूसरा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति, समूह, समाज से संबंधित जितनी भी समस्या है उसको समझते हैं, उनकी कठिनाइयों को उनको समझाने में मदद करते हैं और ऐसे उनके सुख दुख को हम महसूस करते हैं। फिर है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो छात्रों समस्याओं को हल करने, बदलाव लाने और रचनात्मक सोच को अपनाने में मदद करता है। जो हमारे छात्र होते हैं उनको हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी जो काम हम रचनात्मक तरीके से करते हैं तो उसका जो असर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग लाइन पिक्चर चलता है। जैसे आप मान लीजिए, अगर हम देखते हैं कि बहुत किसी शहर इलाके या गांव में या आपके सड़क में कहीं बहुत ज्यादा गंदगी है, अगर अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप ऐसे कचरा क्यों फेंक रहे हैं, आपको नहीं फेंकना चाहिए, हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए। लेकिन अगर हम उन्हीं को कोई सफेद शो करके दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कचरा फेंकने से बीमारियां फैल जाती है, कोई गिर सकता है और मेंटल टेंशन हो सकता है, इससे हमको जो है और भी समस्याएं हो सकती है। तो अगर इस टाइप से जो क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के नुक्कड़ नाटक करके स्लोगन करके बता सकते हैं तो वो ये चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। फिर है जिम्मेदारी की भावना। संवेदीकरण प्रक्रिया हमें ये बताती है कि समाज और पर्यावरण के प्रति हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा और उसे निभाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जब समाज में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसको सबकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आप देखते हो समाज में रूढ़िवादी है, शिक्षा है, अंग्रेजी के बारे में और चीज समस्या है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है। तो आप अगर ये सब चीजों को का प्रयास करेंगे तो ये सब संवेदीकरण प्रक्रिया के कारण कर सकते हैं। वैश्विक नागरिकता की भावना। छात्रों में सोच विकसित करना है कि केवल वे अपने देश के निवासी नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के निवासी हैं और वे विश्व शांति चाहते हैं और वे पूरे दुनिया के नागरिक है और अपना योगदान देना चाहते हैं। फिर सामाजिक न्याय की समझ। समाज में गरीबी, असमानता, भुखमरी जैसी समस्या जानकारी की तरह नहीं बल्कि सुधार लाने की जिम्मेदारी। क्योंकि जब गरीबी है या असमानता है, क्या क्या व्यक्ति की अपनी समस्या नहीं, इसमें समाज, सरकार, जनता यानी सभी को जब तक मिलजुल कर अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो पाएंगे। और भलाई जो भी राष्ट्र में अगर निम्न या गरीब व्यक्ति निम्न हो तो हमारा उस राष्ट्र का विकास करना संभव नहीं होता। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा। यहाँ देखिए आप सब मिलजुल के हैं सब, है ना। तो ये सब मिलकर जब काम कर रहे हैं, संवेदीकरण एक प्रक्रिया के रूप में होता है। ये केवल जानकारी नहीं देता ये बल्कि इसको अमल में लाता है, जिससे व्यक्ति जागरूक होता है, दूसरों के दुख में सुख में शामिल होता है, दूसरों के परेशानी को अपना समझता है और वो सक्रिय रूप से उनके लिए काम करता है। इसके हम इसके जो मुख्य चरण हैं, छात्रों की सूचना देना, छात्रों के वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, महामारी सटीक जानकारी दी जाती है। उदाहरण, लेक्चर, वीडियो, पोस्टर, आर्टिकल, इसके द्वारा बच्चों को जानकारी देना होता है। समझ विकसित करना, छात्र केवल जानकारी नहीं लेते बल्कि समस्याओं के कारण और प्रभाव समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना। फिर सक्रिय भागीदारी, छात्र केवल विचार नहीं रखते बल्कि कार्य और अभियान में शामिल होते। उदाहरण के लिए जागरूकता रैलियां निकालना,
वर्कशॉप करना, प्रोजेक्ट करना। आपने देखा होगा कि जो छात्र है, जैसे अभी आप महात्मा गांधी की जयंती आ रही है, जागरूकता रैली निकालते हैं, स्वच्छ अभियान की स्वच्छता स्वच्छ भारत के बारे में बताते हैं कि अगर भारत स्वच्छता रहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा हर चीज करने का मन लगाएगा, हमें बीमारी नहीं होगी, है ना। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह कर पाएंगे। रैलियां, वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, सबकी भागीदारी और प्रोजेक्ट के माध्यम से भी समझाते हैं। निरंतर प्रेरणा और मूल्यांकन, छात्रों को नियमित रूप से प्रोत्साहित और मार्गदर्शन किया जाता है ताकि उनका व्यवहार स्थायी बने रहे। शिक्षक सोशल मीडिया और अभियान समूह चर्चाएं कराते हैं जिससे कि उनको मोटिवेट किया जाए और वो समाज जो सोशल मीडिया से जुड़े रहे, इस प्रकार वो काम करते रहते हैं। अब हम देखते हैं जलवायु, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि संकट, जीवन पर, है ना। तो हम देखते समय पहले कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। जलवायु परिवर्तन अर्थात जलवायु में होने वाला परिवर्तन। जलवायु से तात्पर्य किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं के औसत से होता है। जलवायु बड़े मौसम की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मौसम के घटनाओं के औसत से होता है जब मानवीय अथवा प्राकृतिक घटनाओं के क्रियाओं के कारण जलवायु में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोइड, कार्बन इत्यादि के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखाई देते। पृथ्वी का औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है, धीरे धीरे इस तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे गर्मियां और लंबी होती जा रही है, और वो जो है सर्दियां छोटी पड़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियर पिघलने, समुद्र नदियों की जल स्तर में वृद्धि, मानसून के स्वास्थ्य पर प्रभाव और देखने को मिलता है और मानव जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अनेक प्रकार की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, तूफान, सूखा, गर्म हवाएं चलने लगती है, अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां है, जीव जंतु लुप्त हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। सैकड़ों सालों तक से जो पृथ्वी का औसत तापमान बना हुआ है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अगर हमने संवेदीकरण नहीं लाया, संवेदना नहीं दिखा है तो ये हम पे बहुत व्यापक पैमाने पे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए समाज को इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जंगलों को बनाए रखने में मदद की जानी चाहिए। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी का प्रदूषण। अब देखते हैं जब वायु प्रदूषण होता है तो आप शाम के समय जब निकलते हैं तो आप खुद देखते हैं एक धूल का एक अनुभव होता है जिससे कि आपकी जो है दृष्टि बाधित होती है और हमारी जब धूल बहुत बढ़ जाता है तो हमारी आंखों में हमको सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ध्वनि बहुत ज्यादा, जब हम तेज आवाज में लाउड जब हम वो सुनते हैं, म्यूजिक चलाते हैं तो हमारे इससे कान के पर्दे में प्रभाव पड़ता है और ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मिट्टी का प्रदूषण, हम बहुत सारे जब आप देखते हो कि कोई जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है या जो बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है हम जमीन पे यहाँ वहाँ कहीं पे भी पटक देते हैं जिससे कि मिट्टी में प्रदूषण होता है। हमारी जो उर्वरा शक्ति जो होती है कम हो जाती है स्वास्थ्य समस्याएं, जैव विविधता उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं जो है संसाधनों की उपलब्धता। हम देखते हैं जो हमारे पास संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के हैं। एक है संसाधन, जो हमारे पास दो प्रकार के संसाधन हैं।
पहले अंग्रेजी में संसाधन को रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्सेस शब्द री प्लस सोर्सेस से बना होता है, जिसका अर्थ होता है हाँ री का अर्थ होता है पुनः, और सोर्सेस का अर्थ होता है स्रोत होता है या साधन से, अर्थात जिसका प्रयोग हम लगातार या दीर्घ अवधि के लिए हम करते हैं। संसाधन वो होता है जिसका प्रयोग हम लगातार दीर्घ अवधि तक किया जा सकता है, जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, हम देखते हैं, जैविकीय होता है, एक होता है अजैविकीय। अजैविकीय होता है जिसका प्रयोग होता है हम जैसे पहले हम देखते हैं कि जो संसाधन होता है जिसका प्रयोग लगातार किया जाता है वो संसाधन कहलाता है। जे एस फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करते। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन होता है। संसाधन दो प्रकार का होता है, एक जैविकीय होता है और एक अजैविकीय होता है। प्रकृति में अनेक प्रकार के हमारे पास संसाधन है जिसे हम जैविक या अजैविक संसाधनों में वर्गीकृत करते हैं। जैविक जो संसाधन होते हैं, मानव है, पशु है, पक्षी है, मत्स्य है, जीव इत्यादि सम्मिलित होते हैं, जबकि अजैविक संसाधनों के अंतर्गत पवन, पर्वत, पठार, नदियां इत्यादि सम्मिलित, झरने, समुद्र, हवा, धातुएं, चट्टान, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं और उपयोग होते हैं। और अजैविक में हम देखते हैं कि ऐसे संसाधन जैसे कि अजैविक में मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य सब होते हैं। अजैविक में ये जो मैंने निम्न चीजें बोले जैसे सूर्य का प्रकाश, चट्टान, ये सारे चीज होते हैं। अब हम उपलब्ध और उपलब्धता की दृष्टि से हम देखते हैं, इनका भी हम वर्गीकरण कर देते हैं। एक होता है ना नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ये ऐसे संसाधन जिनका निर्माण किया जा सकता है अथवा जिन्हें हम पुनः प्राप्त की जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, मूडी बायो गैस, पेड़ पौधे इत्यादि होते। और अनवीनीकरणीय संसाधन के ऐसे संसाधन आते जो एक बार उपयोग में करने के बाद में उसका वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनके निर्माण विकास में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, परमाणु ऊर्जा है, विभिन्न प्रकार के खनिज है। तो संसाधनों के विषय में संवितरण की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि हम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते आ रहे हैं, जबकि हम जो हमारे पास नवीकरण संसाधन है हमको उसको एक कम से कम या सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और अनवीनीकरण संसाधन है जो एक बार खत्म हो गया था, पुनः उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है, तो ऐसे संसाधनों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब हमें जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को हम अपनी आवश्यकता के प्रयोग कम से कम प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अनवीनीकरण संसाधन उनको दे पाए। तो हमें ये देखते हो, ये सब चीजें जब हम देख रहे हैं कि जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, कटाई की जा रही है, इससे हम बड़े पैमाने पे अगर जंगलों को बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे जो संसाधन जो खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो है हमारी ये जो है जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा, और जो आने वाली जो पीढ़ी हुई उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा फिर मूल्य संकट है। मूल्य संकट के बारे में हम देखते हैं। मूल्य जो है एक संस्कृत भाषा के मूल में एट धातु के निर्माण से बना है, जिसे हम मूल्य कहते हैं। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सभी प्रकार के मूल्य होते हैं। हम देखते हैं
कि जो मूल्य को हम जो संस्कृत कोश में, हिंदी में मूल्य का अर्थ हम कीमत से लगाते हैं, मजदूरी से लगाते हैं, किराया, वेतन, लाभ इत्यादि शब्दों में से हम उसका करते हैं। और मूल्य एक सामान्य और एक अमूर्त गुण है जो वस्तु में निहित होता है। आप में मूल्यवान या मूल्यहीन होने होते हैं, यानी वस्तुएं अपने आप में मूल्यवान और मूल्यहीन होती हैं। अंग्रेजी में मूल्य को वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के वेरियस शब्द से हुई है, जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मूल्य में हम किसी भी वस्तु, क्रिया या विचारों को व्यक्त करते हैं। व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है, तो ये मूल्य कहलाता है। मूल्य हम देख रहे हैं आजकल निरंतर मूल्य में गिरावट आ रही है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मूल्य में निरंतर गिरावट आ रही है और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1936 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बात गहराई से चिंता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्य का ह्रास हो रहा है और मूल्य पर ही लोगों का विश्वास हटते जा रहा है। तो ऐसे में हमें जो हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्य में विकास किया जाए। और हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के जो मूल्य हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक और नैतिक मूल्य, तो सबसे ज्यादा जो हमको प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा जो नैतिक मूल्य है वो लोगों में उसका विकास किया जाए, जिससे अगर नैतिक मूल्य ही हमारा अगर अच्छा विकसित रहेगा हमें, तो अपने आप जो अन्य मूल्य है वो अपने आप उनका भी विकास होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यों में भागीदारी। सामाजिक कार्यों में जो भागीदारी है, जो आज के जो छात्र है वो समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और वे इसमें बहुत सारे जो कार्यों भाग लेते हैं और वहाँ की जैसे समाज में बहुत सारी समस्याएं है, उसको उसका भी बारीकी से अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि समाज में जाने पे कई जगह ऐसा होता है कि लड़का या लड़कियां पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे तो वो सर्विस नहीं कर रहे हैं, उनकी शादी किया जाता है तो बाद में देखते हैं कि उनके गृहस्थ जीवन में बहुत सारी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उनको वो अवेयर करते हैं कि भाई पहले आप अपने आप को पढ़ाइए लिखाइए, अपने आप को स्टेब्लिश कीजिए, फिर आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और इस प्रकार से हम वो एक हमारे पास ये भी मुद्दा है। फिर हम देखते हैं कि मूल्य, शिक्षा और सहानुभूति जो है हमारे छात्रों को संवेदीकरण के माध्यम से हम ये सिखाते हैं कि जो भी आप कर रहे हो उसमें नैतिकता होनी चाहिए। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं ऐसे काम करें जिसमें खुद को खुशी मिलती है, खुद जिससे कि जो भी, जैसे मान लीजिए इसको हम ये देते कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो सामान कंज्यूमर को दे रहा है तो वो सही हो, ड्यूरेबल हो और वो उसकी गुणवत्ता को या क्वालिटी को बनाए रखे। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। फिर तकनीकी शिक्षा का उपयोग। तो तकनीकी शिक्षा जो है आज हम देख रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा वर्तमान में क्रांति का दौर है। अनेक प्रकार की तकनीकी का विकास विगत 3-4 दशकों से हुआ है। जैसे अपन देख रहे हैं उत्पादन है, पैकेजिंग है, विपणन है, इसमें बड़े पैमाने पर हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर छोटे छोटे माइक्रोचिप भी उसका प्रयोग तकनीक के रूप में कर रहे हैं। तकनीकी के माध्यम से जो है हमारा जो जीवन है एक अद्भुत गति प्राप्त करता है। मानव जीवन जो है सरल और सुविधाजनक हो गया है। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं।
हम देखते हैं कि 2 दशकों से सूचना तकनीकी ने व्यापक प्रगति की है और सूचना तकनीकी ने मानव जीवन को अधिक सरल बनाया है। जैसे कंप्यूटर है आपका, मोबाइल है, लैपटॉप है इत्यादि के माध्यम से सूचना तकनीकी में प्रगति हुई है। इंटरनेट इस सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी खोज है। इसके माध्यम से हमारे मानव जीवन में क्रांति आई है। स्मार्टफोन के माध्यम से हम देखते हैं कि ऑनलाइन खरीदी और भुगतान आसानी से हो रहा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तकनीकी विकास तो हो रहा है, साथ साथ हमें इसमें भी हमें संवेदीकरण की आवश्यकता है, महसूस होने लगी, क्योंकि तकनीकी जो संसाधन है व्यक्ति की सहायता तो करता है, लेकिन संसाधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग करने से हमें इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा प्रयोग करने से हमारे जो व्यक्ति से संबंध जो होता है का विकल्प नहीं है। तकनीकी व्यक्ति से संबंध का विकल्प नहीं है। आज हम जिस प्रकार से तकनीकी का संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग जैसे मोटरसाइकिल है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन इत्यादि का प्रयोग कर, ये हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य पर बड़े पैमाने पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम आजकल पैदल चलना भूल गए हैं। साइकिल चलाना हम अपने आप में शान के खिलाफ समझते हैं। छोटे छोटे काम करने के लिए हम लोग मशीन का प्रयोग करते, गाड़ियों का प्रयोग करते, हम लोग घंटों टीवी के या मोबाइल के सामने बैठते रहते, जिससे हमारा शारीरिक श्रम या व्यायाम नहीं हो पाता है। जरा सी गर्मी लगने पर हम लोग एयर कंडीशन चालू कर देते हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट ने रही सही कसर भी हमारी पूरी खत्म कर दी है। और आज हम देखते हैं फोन ने जितना हमें सुविधाजनक बनाया, उतना ही हमारे पास समस्या का अंबार लगता जा रहा है। हम फोन का जो एक आभासी दुनिया के लिए वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है, जहां हम अनेक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, वही हम दूर भी रहते हैं। व्यक्ति के सुख दुख जो बांटने के लिए साथ में हमारे साथ कोई नहीं रहता है, सब मोबाइल पे ही मैसेज दे देते हैं, संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मोबाइल का प्रयोग एक प्रकार से अपराध के क्षेत्रों को भी बढ़ाने लगा है। व्यक्ति की निजता का हनन होते जा रहा है। अश्लील फिल्में बनाई जा रही है तथा उन्हें प्रसारित की जा रही है। अब हम इसके साथ हमारे साथ और भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। हम देखते हैं कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है, जिससे हम काम सरल तो हुआ है, लेकिन इसका गलत उपयोग होने लगा है। तकनीक ऐसी दो धारी तलवार है। तकनीक संसाधनों के साथ साथ ऐसी अनेक दिक्कतें जुड़ी हुई है, जिन्हें संवेदीकरण के माध्यम से हमें दूर करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हम सिर्फ एक मशीन बन जाते हैं। मशीन हम बन जाते हैं, तो इसको हमको कितना इसका यूज करना है, इसको हमको जानना पड़ेगा। वो हम मशीन हमने बनाई है, हम मशीन के लिए नहीं बने, तो इसका हमें पूरी तरह से ध्यान देना होगा। फिर हम ये देखते कि इसके आगे हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण हमारा जो है, अंतरराष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है वो भी हम छात्रों को संवेदीकरण प्रक्रिया के माध्यम से समझाते हैं कि आप सिर्फ अपने देश के बारे में ही न जाने, जो हमारे विश्व पटल पे जो भी चल रहा है उसमें भागीदारी ले, उसकी जानकारी ले, अपने को जागरूक करे, जिससे कि हम भविष्य में आने वाली कुछ जो हमारी समस्याएं हैं हम उससे बचे रह सकते हैं। और हम दोनों मिलजुल के हमारे पास बहुत सारे वर्चुअल ऑनलाइन है, हम इन सबका अच्छी तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा संवाद, और हमारे पास संवाद और चर्चाएं हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास हम देखते हैं इसके आगे कि हम अगर एक दूसरे से जो छात्रों को ग्रुप डिस्कशन है हमारा, उसके माध्यम से देश में जो चल रहे हैं ढेर सारे जो मुद्दे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक जो भी है ना, हम उस पर वर्कशॉप कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, रोल प्ले मॉडल कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। तो हम इस चर्चा और संवाद के माध्यम से इन मुद्दों को समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं
फिर वही पॉइंट है, रोल प्ले और नाटक है। फिर प्रेरणादायक व्यक्तियों के परिचय हमारे पास, हम छात्रों को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए हमारी जो महापुरुष है, जैसे महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, हमारी जो मदर टेरेसा है, हमारी ये सब चीजें जो है उनको हम उनके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उनके जो प्रेरणा के बारे में बताते हैं। उनके जैसे कि ये है आपकी मलाला यूसुफजई जो है, यूसुफजई, ये जो आपने देखे मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए जानी जाती है। और आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय जो है नोबेल पुरस्कार जो है इनको सब में कम उम्र में जो इतनी छोटी उम्र में इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली ये पहली जो है कम उम्र की विजेता है। उनको 2012 में मिला है, जो ताइबान द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बोलने के कारण उनको उन पर जानलेवा हमला किया था जिसमें वे बाल बाल बची। और उसके बाद उन्होंने एक जो है मलाला फंड करके मलाला फंड की स्थापना की, जो कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए मजबूत आवाज उठाई। और उन्होंने कार्य किया लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर बाल अधिकारों के लिए इनको लड़ना पड़ा। फिर हम देखते हैं स्थानीय से वैश्विक जुड़ाव हम देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे हमारे पास ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसी चीजें होती है कि जो हमारी स्थानीय जैसे समस्या होती है। आप देखेंगे जैसे कचरा प्रबंधन है या जल संरक्षण है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर क्राइसिस है, प्लास्टिक प्रदूषण है, ये सब जो है तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक प्रदूषण को ही देखते हैं कि ये एक वैश्विक समस्या है। लेकिन अगर हम इसका निराकरण अगर हम स्थानीय तौर पे ही कर लेते हैं, लोगों को ये बता दिया जाता है कि जो प्लास्टिक कचरा है हम इसको अपने यहाँ पे उसका ज्यादा यूज ना करें, और या उसको हम वहीं पे उसका समाधान निकाल लें, तो हम और या इसका जो प्लास्टिक चीजों के अलावा हम कॉटन या जूट के थैले का प्रयोग करेंगे। और जो घर में जो एक जो हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक धीरे धीरे हमारे पूरे घर को कब्जा करते जा रहा है, तो हम ये अपने आप को ठान लें कि हम घर में प्लास्टिक का सामान नहीं रखेंगे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर चीज, क्योंकि वो दिखने में बड़ा ड्यूरेबल लगता है, बड़ा हल्का फुल्का। इवन जब बहुत तकलीफ होती है कि जो दूध का जो डब्बा है, दूध वाले भैया जब आते हैं पहले वो आपका स्टील या लोहे से बने हुए और टैंकर लेके आते थे, है ना, रखने का। लेकिन आजकल वो है जो दूध का डब्बा भी प्लास्टिक का लेके आते हैं। तो ऐसी चीजों को यहाँ इसको यहीं पे रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इसके जो उनको जागरूक करना चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम ये वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। यही लोकल टू ग्लोबल से हमको ये जोड़ता है। फिर मीडिया और सोशल मीडिया का सही उपयोग, मीडिया और सोशल मीडिया का हम देखते हैं विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर जागरूकता पोस्ट अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं हम लोग। कि हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या मीडिया में जो अच्छी चीजें जो हमारे अब जैसे सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, हमें कितना देखना है, क्या चीजें देखना है। हमारे जो स्टूडेंट है उनको भी हमको मीडिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारी साइट्स होती है जो कुछ एडल्ट के लिए होती है, कुछ बच्चों के लिए होती है। तो इन साइट के बारे में बच्चों को जागरूकता लानी होगी, जिससे कि हम ये जो हमारे पास उसका सही उपयोग करें और अपने आप को समस्या से में आने से बचा सके। नेक्स्ट फिर है प्रतियोगिता और पुरस्कार। हम देखते हैं कि हम कंपटीशन या अवार्ड के माध्यम से कॉलेज स्तर पर निबंध, क्विज, मॉडल, पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारी प्रतियोगिता हो सकती है, जैसे मेंटल हेल्थ है, पॉल्यूशन है, अच्छी डाइट है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है,
ये सारी चीजें हैं, तो हम इसके प्रति उनको जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम उनको कह सकते हैं कि अच्छी डाइट ले, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, उस पर मॉडल बना सकते हैं, उस पर पोस्टर बना सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे पास ये मानसिक समस्याएं आ रही है, पॉल्यूशन, तो इस सब पे हम पोस्टर प्रतियोगिता सारा कर सकते हैं। फिर है स्वयं सेवा। स्वयं सेवा विद्यार्थियों को अनाथालय, अस्पतालों में सेवा करने के अवसर देना हमें चाहिए। हमने देखा है कि आपने कई कि इस समय क्यों, अच्छा नेक्स्ट पेज में एडवांटेज आ गया, चलो एडवांटेज हम देख लेते हैं। जैसे पहले है शैक्षिक समस्याओं की जागरूकता। हम लोग देखते हैं छात्र समझते हैं कि दुनिया किन किन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, आतंकवाद, मानवाधिकार का उल्लंघन, महामारी। हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें कि हम एक कोविड का ही देख लेते हैं कि जब कोविड महामारी फैली थी तो लोग दूसरों ने सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। ये इस प्रकार से हम लोग वैश्विक जो जितनी भी समस्याएं आती है, अब जैसे कि अपने इंडिया ने अमेरिका में बहुत सारे आपको मेडिकल से रिलेटेड सामान भेजे, और और इक्विपमेंट वगैरह, ये सारा चीज हम भेजे, तो हम एक प्रकार से दोनों की मदद कर सकते हैं, इस प्रकार जागरूकता फैला सकते हैं। फिर है सहानुभूति और मानवीय मूल्य का विकास। जब छात्र दूसरों की समस्याओं और पीड़ा को समझते हैं तो उन्हें दया, करुणा और सहानुभूति का भाव पैदा होता है। हम ये देखते हैं कि संवेदीकरण के माध्यम से छात्रों में दूसरों, क्योंकि देखिए संवेदीकरण तो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कहते हैं ना, संवेदीकरण हर व्यक्ति में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। संवेदीकरण के से ही हमें दया, करुणा, कोमलता आती है, जिसके कारण हम लोगों की समस्या, उनके दुख, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके लिए कुछ भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये अगर हम एक दूसरे को टीम वर्क करके काम करते हैं तो उनके जितनी समस्या होती है उसको हम थोड़ा उनकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है नैतिक और चारित्रिक विकास। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो छात्रों में न्याय, समानता, स्थिरता, शांति जैसे मूल्य का विकास होता है, होता है। और ये जब विकास हम करते हैं तो हम पूरे विश्व में शांति, अपने मूल्य के जरिए एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और खास करके नैतिक मूल्य, अगर एक बार अगर नैतिक मूल्य का हमें विकास हो जाए तो डेफिनेटली उसके बाद हमारे जितने भी हम चीजों को लेकर चलते हैं उसमें सकारात्मक सोच ही पैदा होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, फिर ये जिम्मेदारी, वैश्विक निर्माण। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हम लोग वैश्विक नागरिकता अपने देश या समाज सीमित नहीं मानते, बल्कि पूरी दुनिया के एक नागरिक समझते हैं। आप देखते हैं कि इसी भावना को लेकर चलते हैं और ये कोशिश करते हैं पूरे विश्व में शांति बने और सारा विकसित हो। फिर हम देखते हैं आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने से छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच और तार्किक सोच विकसित होती है। तार्किक सोच होती है जब हम अपने देश और विश्व स्तर पर दोनों देश में संवाद करते, चर्चा करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, उनकी चीजों को सीखने का मौका मिलता है और अपनी चीजों के बारे में विश्लेषण करने का मौका मिलता है, और जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो पाता है। फिर है भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी। जब छात्र बचपन से युवावस्था से वैश्विक समस्याओं को समझते हैं तो ये बड़े होकर जिम्मेदार, पेशेवर, हाँ हाँ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बड़े होकर वे एक अच्छे पेशेवर, नेता, नीति निर्माता बनते हैं। है? यहाँ तो उतने पॉइंट है।
फिर है चैलेंजेस है। फिर चैलेंजेस हम देखते हैं, दैनिक जानकारी का बोझ। आज जो है इतना ज्यादा नॉलेज है आपके सोशल साइड में, इंफॉर्मेशन में, कि छात्र ये नहीं समझ पाता कि उसको वो क्या ले, क्या सही है क्या गलत है, किससे यानी इंटरनेट मीडिया पे बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध है, तो वो समझ ही नहीं पाता। तो वो एक प्रकार से उसके लिए चैलेंज बन जाता है कि वो कौन सी जानकारी उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सही है या गलत है। फिर हम देखते हैं लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। सभी छात्र वैश्विक मुद्दों में रुचि नहीं लेते हैं, और कुछ को ये लगता है कि भविष्य विषय के जीवन करियर से जुड़े ही नहीं होते। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कुछ छात्रों को वैश्विक मुद्दों से कोई कोई रुचि नहीं होती। फिर है हम देखते हैं सीमित संसाधन। हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, या टीचर को प्रशिक्षित करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, फंड का प्रयोग करना चाहिए। जिस जहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं है तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए। फिर हम देखते हाँ, नेक्स्ट पक्षपात तो एक तरफा दृष्टिकोण। कभी कभी जागरूकता कार्यक्रम केवल एक ही दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है, तो इससे छात्रों को संतुलन और निष्पक्ष समझ में नहीं मिल पाता कि क्या जो बताया जा रहा है वो सही है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। कि वो कई बार उस मुद्दों को समझ ही नहीं पाता है। नेक्स्ट फिर है भावात्मक दबाव है। जलवायु है, युद्ध संकट है, आतंकवाद है, गरीबी है जैसे मुद्दों पर मानसिक दबाव डाल सकते हैं, और कभी कभी डर, चिंता, निराशा महसूस कर सकते हैं। तो इन चीजों को इससे भी उनका जो है विकास रुक जाता है। फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम का बोझ। हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि छात्र पहले से बहुत ज्यादा पढ़ाई के दबाव पर होता है, और उसके बाद उन्हें गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है, और छात्र इसको एक बोझ समझने लगते हैं। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ग्लोबल इश्यूज, इनकॉर्पोरेटिंग ग्लोबल इशू इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में शामिल करना। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति जैसे विषय शामिल किए गए हैं, शामिल किए जाने चाहिए, जिससे कि केवल किताबों का ज्ञान न हो बल्कि उन्हें व्यावहारिक समझ भी आ सके। फिर हम देखते हैं कार्यशाला है, संगोष्ठियां है, वाद विवाद है। हम नियमित रूप से छात्रों को पढ़ाई के अलावा वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, वाद विवाद प्रतियोगिता से जोड़ना चाहिए, जिससे कि वे हर चीज की बारीकी को समझ सके और अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सके। अच्छा, और चिंतन, संवाद, विचार विमर्श की आदत अपने में डाल सके। इसके बाद है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित शिक्षा। छात्रों को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए जो वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान को ढूंढे। उदाहरण के लिए आपका जो, जैसे कि आप देखते प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, कचरे को कम करने की योजना बनाना, ऊर्जा संरक्षण, गरीबी उन्मूलन के विचार, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को उनका बता सकते हैं, जिससे कि वो इन समस्याओं को समझे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है सामुदायिक सेवा और स्वयं सेवा। छात्रों को एनजीओ, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण अभियानों से जोड़ा जाए। इससे वे व्यावहारिक अनुभव के साथ साथ संवेदनशीलता भी आएगी। जैसे हमने देखा कि अभी जैसे ये जब गर्मी आती है तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो है सामाजिक संगठन जुड़ के सबको, यात्रियों को पानी पिलाते हैं। एक प्रकार से वो सामाजिक सेवा देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि लोगों को प्यास लगी होगी और उन्हें पानी की उपलब्धता कराए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पर्यावरण अभियान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वो रैली निकालते हैं, वृक्षारोपण करते हैं,
जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है सुरक्षित बना रहे और ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यावरण को हम सुरक्षित बनाए रखें। फिर है तकनीकी और मीडिया का जो है उपयोग। तकनीकी और मीडिया का उपयोग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, डॉक्यूमेंट्री का प्रयोग करके वैश्विक मुद्दों पर जानकारी दी जाए, वैश्विक मुद्दों पर जानकारी दी जाए। फिर इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो हम देखते हैं विदेशी जो छात्र होते हैं, जो विदेशी छात्र होते हैं, हम छात्रों एक्सचेंज प्रोग्राम, मॉडल यूनाइट, ये सारी चीज वर्चुअल मीटिंग शामिल कर सकते हैं। इससे वैश्विक दृष्टिकोणों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ बहुत सारे, कम से कम हमारे क्लास में 8 से 10 लोग नाइजीरियन स्टूडेंट भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो उनको देखकर उनके जो स्टडी करने का तरीका देखकर, उनका लिविंग, उनका जो कम्युनिकेशन है, उससे हम लोग भी सीख पाते थे। और वैसे ही वो भी हमारे जो है जो नाइजीरियन साथ जो भारत में आते हैं वो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग शिक्षक और मार्गदर्शन की भूमिका। देखते हैं जो शिक्षक होता है, एक कहना चाहिए देश का निर्माता कहते हैं, कहा जाता है जिसको। शिक्षक जो होते मार्गदर्शन देते। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देते बल्कि वो छात्र के लिए रोल मॉडल होते हैं और वो छात्रों में नैतिकता, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी सिखाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अनुभव आधारित जो शिक्षा है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो शिक्षा होती है, छात्रों को वास्तविक अनुभव देने के लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों, अनाथालय, पर्यावरणीय स्थल और आदि पर ले जाना, उससे हम लोग ले जाते हैं, जिससे कि छात्र खुद अनुभव करते हैं और अत्यधिक संवेदनशील बनते हैं। और होते इसके बाद है हमारा अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए, वैश्विक समस्याओं पर रिसर्च किया जाए। जितनी ज्यादा हम लोग रिसर्च करते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास समस्याएं होती है, और जितनी ज्यादा समस्याएं आएंगी हम उसका समाधान करने के लिए प्रयत्न करेंगे और उसका प्रयत्न करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। इसके जैसे स्वच्छ ऊर्जा मॉडल, डिजिटल शिक्षा, समाधान, स्वास्थ्य संबंधी। मुझे याद है कि ये जो है कई जगह जैसे स्वच्छ ऊर्जा मॉडल, डिजिटल शिक्षा, तो इसके बारे में वो होगा। उसके बाद में लास्ट में हम आते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि विद्यार्थियों में जो है जागरूकता बढ़ती है इससे, संवेदीकरण से वैश्विक तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, वैश्विक समस्याओं के समाधान योगदान की प्रेरणा मिलती है, बेहतर संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में हम कदम बढ़ता है। थैंक यू। मैम प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ जी, ये जो सर, ये मेरा जो टॉपिक है वैश्विक मुद्दों पर विद्यार्थियों का नेक्स्ट स्लाइड है क्या? संवेदीकरण। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना टॉपिक बता रही हूँ सर, कि उसमें गलत लिखा गया है। ये नहीं नहीं, अभी संवेदीकरण है, कौन से स्लाइड पे कर सेंसिटाइजेशन। रहे हैं? सर मेरा खत्म हो गया, मैंने कंक्लूजन बोल दिया हाँ था। बहुत सारे हो गया है। अच्छा जी ठीक जी है जी, मैम, ठीक। कंक्लूजन जी। चेयर्स। अब आप अच्छा सर। आभार व्यक्त करने के लिए। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या मोहबिन, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज की वक्ता हमारी डॉक्टर रागिनी सरजारी मैम के द्वारा, जिनका टॉपिक था वैश्विक मुद्दों पर विद्यार्थियों का संवेदीकरण, पर हम सभी को ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। और इस प्रकार आज हमारा 6 दिवसीय लेक्चर सीरीज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सफलता के लिए मैं
कोलंबिया कॉलेज की प्राचार्य की डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, रॉयल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, एडवाइजर ईला सिंह मैम, सभी प्राध्यापक गण एवं विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ कि इस व्याख्यानमाला से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन करते रहेंगे। अंत में रॉयल महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। 1 मिनट, सारे लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर ले, तो एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, मतलब ग्रुप स्क्रीनशॉट बोले। जी सर। जी। मेरी तरफ से, पूरे कोलंबिया कॉलेज की तरफ से, डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैडम, प्रिंसिपल रॉयल कॉलेज, एडवाइजर ईला सिंह मैडम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी मैडम, और आपके सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को, दोनों कॉलेज के बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आप लोगों ने पेशेंस रखा, हमको सहयोग किया, और दोनों कॉलेज के कोऑर्डिनेशन से, फैकल्टीज के भी कोऑर्डिनेशन से अच्छे से ये हमारा सेशन 6 दिन का ये कंप्लीट हो गया। भविष्य में और अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए आइडियाज लाते हैं। अभी तो ये दूसरा साल है, तो आप सभी को थैंक यू शुक्ला मैम। फिर आपसे बात करके और ऐसे प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक। Thanks to the team of Columbia College and Royal College both. सबका अच्छा सहयोग रहा और मिलजुल कर ही काम अच्छे से होता है जब सबका कोऑपरेशन होता है, तो वो चीज यहाँ नजर आई। जी जी जी। ठीक, थैंक यू ऑल। मैं क्लोज करूं मीटिंग को।